हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। समय जो भी हो, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, इस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस जैसी महामारी चल रही है। ऐसे में सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें तथा सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें। तो इसी के साथ हम आज अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। जब कभी आप रात में खुले आसमान में बैठकर उसे निहारते होंगे तो आपको हजारों लाखों की संख्या में तारे टिमटिमाते नजर आते होंगे। आप में से सभी ने इसे एंजॉय किया होगा, पर क्या आप इन स्टार्स के लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं? आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। जिस तरह जन्म और मृत्यु का नियम छोटे से छोटे सजीव वस्तुओं पर लागू होता है, वैसे ही यही नियम बड़े से बड़े प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज पर भी लागू होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्स के जन्म के बारे में। इनका निर्माण स्पेस में स्थित लो डेंसिटी के गैसीय बादलों में होता है, जो वेस्ट, स्लो रोटेट करने वाले और बहुत ही ठंडे बादल होते हैं। इन्हें नेबुला कहते हैं। यह बादल भारी मात्रा में हाइड्रोजन की बनी होती हैं तथा स्पेस में इनका फैलाव सैकड़ों लाइट ईयर में होता है। इनका मास हमारे सन के मास से मिलियंस ऑफ टाइम ज़्यादा होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पिलर्स ऑफ क्रिएशन है, जिसे हम गर्मी के दिनों में आसानी से देख सकते हैं। ये पिलर्स ऑफ क्रिएशन ओरायन नेबुला में स्थित है और यहाँ हजारों लाखों की संख्या में ग्रहों और तारों का निर्माण हो रहा है। इस प्रोसेस के होने के लिए इन नेबुलाज में जब कोई डिस्टरबेंस होता है तो ग्रेविटी के कारण ये बादल सिकुड़ने लगते हैं, जिस वजह से इसमें किसी एक जगह पर एटॉम्स की डेंसिटी बढ़ने लगती है और धीरे धीरे यह डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हाई प्रेशर के कारण सेंटर में स्थित हाइड्रोजन आपस में फ्यूज होने लगते हैं, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और इस प्रोसेस में भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जो लाइट और हीट के फॉर्म में बाहर निकलती है और स्पेस में रेडिएट हो जाती है, जिसे स्टेलर विंड कहा जाता है। इन स्टेलर विंड के कारण ही उसके आसपास के गैस के बादल उससे दूर होने लगते हैं और केवल वह प्लेनेट ही उसके पास रहता है जो उस समय फॉर्म हो चुका होता है। इन स्टार्स की लाइफ मास पे डिपेंड करती है, इसलिए सभी स्टार्स की लाइफ टाइम अलग अलग होती है। इन स्टार्स में हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण यह प्रोसेस लाखों करोड़ों साल तक चलता है। इस प्रोसेस के शुरुआत में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, जिसे मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं। स्टार्स अपना सबसे लंबा समय इसी स्टेज में गुजारते हैं और इसी स्टेज में मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स रहते हैं। इन स्टार्स का मास इस पर डिपेंड करता है कि इन नेबुलाज में कितना मैटर अवेलेबल है। इन स्टार्स का मास सन के मास से लेकर लगभग उनसे 200 गुना तक होता है और डिफरेंट मास के स्टार की ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। इनके कलर्स इनके टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। जैसे 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के स्टार का कलर रेड होता है, 4500 डिग्री सेंटीग्रेड के स्टार का कलर ऑरेंज होता है। इसी तरह ब्लू कलर के स्टार का टेम्परेचर लगभग 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड से 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है और ये सबसे हॉटेस्ट स्टार होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब आपको लाइट के स्पेक्ट्रम से मिलेगा, जहां ब्लू कलर की वेवलेंथ रेड से कम होती है। इसके करेस्पॉन्डिंग ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी रेड कलर से अधिक होती है। इसलिए ब्लू कलर के दिखने वाले स्टार हाई एनर्जी और इसीलिए बहुत ही हाई टेम्परेचर के होते हैं। एक हायर मास स्टार भले ही ज़्यादा मटेरियल रखता है, पर वह उसका यूज भी उतनी ही जल्दी करता है। जैसे हमारा स्टार सन मेन सीक्वेंस स्टार के स्टेज में लगभग 10 बिलियन ईयर रहेगा, वहीं कोई सन से 10 गुना बड़ा स्टार 20 मिलियन ईयर रहेगा और सन के आधे मास का स्टार लगभग 80 से 100 बिलियन ईयर तक मेन सीक्वेंस स्टार के स्टेज में रहेगा। जब इसके सेंटर का हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है और बाहरी सरफेस पर न्यूक्लियर फ्यूजन चलता रहता है, तो सेंटर सरफेस की तुलना में ठंडा पड़ जाता है, जिससे बाहरी सरफेस फैलने लगता है और फैलते हुए कुछ समय बाद वह भी थोड़ा ठंडा होकर रेड दिखने लगता है, जिसे अब रेड जिएंट स्टार कहेंगे। आकाश में ओरायन नेबुला के पास आपको एक तारा काफी चमकता हुआ दिखेगा, जिसका नाम बेटेलिजस है और वह एक रेड जिएंट स्टार है। कोर का हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन से हीलियम में और हीलियम कार्बन तथा ऑक्सीजन जैसे हैवियर एटम में बदल जाता है, क्योंकि कोर का ताप इतना ज़्यादा नहीं रहता है कि वह कार्बन व ऑक्सीजन जिससे हैवियर एटम को आगे फ्यूज कर सके, जिससे स्टार अनस्टेबल हो जाता है और वह धीरे धीरे फैलने लगता है
और एक समय ऐसा आता है जब वह अपनी पूरी एनर्जी को बाहर की ओर फेंक देता है, जो कि एक सेल की तरह बाहर की ओर फैलती हैं और कोर में बचा मटेरियल ग्रेविटी के कारण तेजी से सिकुड़ने लगता है और डेंस होता चला जाता है और उसका साइज घटकर लगभग अर्थ के साइज में आ जाता है। ज़्यादा डेंस और हॉट होने के कारण वह वाइट कलर का दिखाई देता है, जिसे आप उसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। और अब कोर का कार्बन व ऑक्सीजन भी फ्यूज होने लगता है और यह आयरन में बदलने लगता है। आयरन एक हैवियर एटम होने के कारण आगे फ्यूज नहीं हो पाता है, इसलिए फ्यूजन का प्रोसेस रुक जाता है, जिससे स्टार अपनी ग्रेविटी से कोलैप्स होने लगता है, जिससे अब स्टार का बाहरी सरफेस छोटे से कोर को हिट करता है तो एक रिपल फोर्स बाहर की ओर लगता है और एक एक्सप्लोजन होता है, जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। और यह अपने पूरे एनर्जी को बाहर की ओर तेजी से फेंक देता है। यह एक्सप्लोजन इतना पावरफुल होता है कि यह काफ़ी लंबे समय के लिए पूरी गैलेक्सी को धुंधला कर देता है। फाइनली यदि वह स्टार लगभग सन के मास का होता है तो वह न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है, और यदि वह स्टार मैसिव होता है तो वह ब्लैक होल में बदल जाता है। न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। टेलीस्कोप के इन्वेंशन के बाद आज तक देखा गया सबसे बड़ा सुपरनोवा एक्सप्लोजन 1970A है, जो 1970 में देखा गया था, और यह एक्सप्लोजन हमसे 168,000 लाइट ईयर दूर हुआ था। और ऐसे बहुत सारे सुपरनोवा एक्सप्लोजन नोटिस किए गए हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।